राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और विकसित भारत की रणनीति पर मंथन होगा। जोजिला सुरंग परियोजना ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। समुद्र तल से अत्यधिक ऊंचाई पर बन रही यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी एकल नदी दो तरफा सड़क सुरंग में शामिल मानी जा रही है। कांग्रेस ने उज्ज्वला योजना के तहत रियायती एलपीजी सिलेंडर रिफिल की संख्या 12 से घटाकर मात्र 4 करने पर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। गोपालगंज स्थित सासामूसा चीनी मिल के 14,000 गन्ना किसानों के लिए बिहार कैबिनेट ने 42.99 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान को मंजूरी दी है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने 12 साल के कार्यकाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मांग की, यह कहते हुए कि मोदी पंडित नेहरू के देश हितैषी कार्यों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। दिल्ली में आज और कल 2 दिन भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। राजधानी में अवैध निर्माण, भवन उपविधियों के उल्लंघन और अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में सेक्टर 96 प्राधिकरण दफ्तर की नई इमारत का शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन अब उनका प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया है। ममता बनर्जी खेमे ने एनडीए का समर्थन करने वाली बागी टीएमसी सांसदों पर निशाना साधा है। उन्हें धोखेबाज बताया और कहा कि बीजेपी उन्हें शामिल नहीं करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में विनियम नामक प्रमाणित डिजिटल प्लेटफॉर्म और लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य तकनीकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सुगम बनाना है। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लैंड पोर्ट को केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के विस्तार से व्यापार और सुरक्षा को मजबूती मिलने के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन की समस्या को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान मिला है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जिसका अभी उद्घाटन हुआ, इसके साथ जुड़े हुए भारत सरकार और राज्यों के सभी स्टेक होल्डर्स और वरिष्ठ अधिकारीगण, आप सभी का लैंड पोर्ट अथॉरिटी के कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, 2014 के पहले एक रिपोर्ट में से लैंड पोर्ट अथॉरिटी की संकल्पना का उद्भव हुआ। 12 से 14 में इसको एक प्रकार से कंसेप्चुअलाइज भी किया गया और 2 पोर्ट शुरू भी किए गए, मगर 14 आने के बाद ये जो संकल्पना है, इसको पूर्ण बनाने का एक विचार अपने दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी की कल्पना एक प्रकार से सुरक्षा को लेकर चिंता में से ज्यादा उपजी थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना ने उसको सुरक्षा का पहला कवच तो बनाया ही बनाया, व्यापार को सुगम बनाकर ज्यादा सुरक्षित बनाने का भी काम किया। दोनों ओर के देशों की जनता के बीच में एक संपर्क सेतु का भी काम लैंड पोर्ट किस तरह से कर सकते हैं, उसका भी ये कल्पना में अलग डायमेंशन जोड़ा गया।
और हमारे लैंड पोर्ट हमारे कल्चर का राजदूत कैसे बन सकते हैं, इसको भी हमने इसके साथ जोड़ा। और इसके साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र की संपूर्ण विकास की परिकल्पना में लैंड पोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को भी बहुत स्पष्टता के साथ इंगित किया गया। आज मैं डिटेल अभ्यास के बाद कह सकता हूं कि लैंड पोर्ट का इस तेजी से विकास होने के बाद न केवल व्यापार बढ़ा है, न केवल सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, न केवल अवैध व्यापार को वैध व्यापार में बदलने का काम हुआ है, परंतु सीमावर्ती क्षेत्र के संपूर्ण विकास की परिकल्पना में सीमांत गांवों और सीमांत जिलों के अंदर जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या थी, इसमें भी लैंड पोर्ट ने एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज कुछ जगह पे कर्मचारियों के रहने के लिए भी सुविधाजनक आवास सुविधा का भी यहां से लोकार्पण हुआ है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सीबीआईसी, बीएसएफ, सड़क परिवहन मंत्रालय, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जीएसटीएन, डीजीएफटी और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उदय, इस सब के बीच में ऑटोमेटिक समन्वय और सूचना का आदान प्रदान का एक प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से देश को बहुत सुविधाजनक भी रहेगा देश के लिए, और विकास को गति देने वाला भी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए समाज से नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम सभी को जोड़ने वाले हैं और राम भक्तों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए लगभग 500 वर्षों तक संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जहां रामलला विराजमान है वहीं राम जन्मभूमि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय ने रामभद्राचार्य के विचारों का भी उल्लेख किया, जिससे सनातन परंपरा से जुड़े लोगों के संघर्ष और आस्था का महत्व सामने आया। हम सब इस बात को अक्सर महसूस करते होंगे, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान पूज्य संतों ने इस पूरे आंदोलन को अपने जन्म मरण का प्रश्न बनाया था। इसलिए नहीं कि किसी को इसका श्रेय मिले, इसलिए इस अभियान के साथ हर संत जन, पूज्य संत जुड़े थे, क्योंकि भारतीय परंपरा में, भारत की विरासत में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हम सबके एक ऐसे आदर्श हैं जिन्हें अगर हम मान करके चलें कि जीवन की हर समस्या का समाधान अगर किसी एक नाम में है तो वह प्रभु श्री राम के नाम में है, और कोई ऐसा भारतवासी नहीं होगा राजनीति से कोई प्रेरित हो, पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित हो, ऐसे कुछ चुनिंदे नामों को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा भारतीय नहीं जिसके अंदर भारत का डीएनए है, वह किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम के आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो। कोई ऐसा भारतीय आपको नहीं मिलेगा। और एक नाम जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर भारतीय को जोड़ सकने की सामर्थ्य रखता था, पूज्य संतों के सानिध्य में वह नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था। और इसलिए लगभग 500 वर्षों तक यह आंदोलन चलता रहा।
एक लंबे समय तक आंदोलन चला। 491 वर्षों तक यह आंदोलन किसी न किसी रूप में चलता रहा। 2019 में जब सर्वोच्च न्यायालय की एक फुल बेंच थी, वहां के सभी माननीय न्यायमूर्तियों ने अपना फैसला दिया, तो उस फैसले में उन्होंने सर्वानुमति से इस बात को स्वीकार किया कि जहां रामलला विराजमान है वहीं राम जन्मभूमि है। हमारे यहां हर समस्या का समाधान हम किसी को मानते हैं, आप देखते होंगे, और हम लोग बचपन से इस बात को देखते रहे हैं। कोई गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी, निरक्षर व्यक्ति भी होगा, लेकिन उसको हनुमान चालीसा जरूर याद होगी। हनुमान चालीसा वो जरूर याद करके रखता था। ये है ताकत। और इसीलिए तो आप सौभाग्यशाली हैं कि तुलसी पीठाधीश्वर के श्रीमुख से जगतगुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हुआ है। आप सब पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से प्रभु की कृपा के पात्र बने, इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हुआ। उनका आगामी जो साधना का पर्व है, ये राष्ट्र के मंगल के लिए कल्याणकारी हो। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना भी व्यक्त करता हूं, उनको सादर नमन भी करता हूं और विश्वास करूंगा कि उस अखंड साधना की पूर्व मेरी उनसे विस्तृत वार्ता जरूर होगी। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति यहाँ के आयोजक डॉक्टर नीरज बोरा, जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, उनके प्रति, उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भी हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी भक्तजनों का मैं अभिनंदन करता हूं। बिहार सचिवालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि गोपालगंज स्थित सासामूसा चीनी मिल के पुनः संचालन और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 42 करोड़ 99 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। आज का पहला एजेंडा गन्ना उद्योग विभाग का था। मेसर्स सासामूसा शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के पुनः परिचालन के निमित्त उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईक मूल्य के मूलधन की कुल राशि 42 करोड़ 99 लाख 9,095 रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई। इससे NCLT के समक्ष जो लंबित मामला है, वहाँ पर किसी सुयोग्य बिडर के आने की संभावना बढ़ेगी और यह संभव है कि यह मिल पुनः चालू हो सके। ग्रामीण विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण योजना 2026 की स्वीकृति दी गई और इस योजना को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की स्वीकृति दी गई। आप अवगत हैं कि मनरेगा के स्थान पर अब यह योजना विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई है। इसे लागू करने के लिए ही मंत्रिपरिषद द्वारा यह स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत डकरा नाला पंप नहर योजना के अवशेष कार्य के लिए पुनरीक्षित प्राकलित राशि 251 करोड़ 55 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसकी पूर्व की राशि 145 करोड़ 43 लाख रुपए थी। जल संसाधन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के तहत योजनाओं में ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत हैं, लेकिन केंद्रांश अभी उसमें नहीं मिला है, तो केंद्रांश की प्राप्ति की प्रत्याशा में विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्यों के लिए 50% तक
के उपयोग और निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति दी गई। विभिन्न योजनाओं के लिए 801 करोड़ का 50% यानी 400.66 करोड़, भूअर्जन इत्यादि के मद में 250 करोड़ तथा सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि के लिए 240 करोड़ का 50% अर्थात 120 करोड़ के उपयोग एवं निकासी व्ययन की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके तहत सिंधवारनी जलाशय योजना एवं इससे निकलने वाली उच्च स्तरीय मुख्य नहर के पुनर्स्थापन कार्य हेतु प्रथम पुनरीक्षित प्राकलित राशि 196 करोड़ 89,44,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला 4 एजेंडा है। छठे एजेंडा में अमृत 2 के अंतर्गत बिहार शरीफ में IND एंड STP निर्माण परियोजना हेतु लागत राशि 101 करोड़ 63,33,464 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। यह STP में जो सीवेज है और बाकी पानी है उसको पहुंचाने के लिए इंटरसेप्शन एंड डाइवर्सन मैकेनिज्म के निर्माण के लिए इस योजना की स्वीकृति दी गई। साथ ही साथ STP के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई। अगले एजेंडा के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2 के अंतर्गत हाजीपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु 131 करोड़ 88,40,241 रुपये की स्वीकृति दी गई। अगले एजेंडा में इसी योजना के अंतर्गत बेगूसराय सीवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण के लिए 375 करोड़ 86,61,872 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत अमृत 2 के तहत सहरसा जलापूर्ति परियोजना हेतु 127 करोड़ 45,52,059 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत पुरानी 15 वर्ष से पुरानी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका 4.2 एवं 4.3 के सभी प्रावधानों को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। यह भारत सरकार की अधिसूचना के आलोक में किया गया। अगला एजेंडा भी परिवहन विभाग का था, जिसके अंतर्गत गैर सरकारी वाहनों के लिए निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा RVSF के माध्यम से स्क्रैपिंग हेतु निर्धारित SOP की कंडिका 4.2 एवं 3 को विलोपित करने के लिए संशोधन की स्वीकृति दी गई। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला सुरंग परियोजना के अंतिम ब्रेक थ्रू का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने वाली यह 14 किलोमीटर लंबी सुरंग देश की महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं में शामिल है। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि यह भारतीय आधारभूत संरचना के इतिहास का स्वर्णिम दिन है और यह सुरंग विश्व स्तरीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार की जा रही है। आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। और अभी मुझे बताया गया कि ये 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर 1 पर जाएगा कि ये लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है
और निश्चित रूप से मैं लद्दाख लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ की ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है और कहीं जब काम हो रहा था तो -4 डिग्री उससे भी कम स्थितियों में यहाँ हमारे वर्कर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। ये जो टनल है ये स्टेट ऑफ आर्ट है। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका टेंडर 4 बार निकल चुका था पर निर्णय नहीं हो पा रहा था और 5वीं बार इसका एस्टिमेट 12,000 करोड़ का, जिसके ऊपर मैंने साइन की थी, पर मुझे आज खुशी है कि हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट से इसमें 12,000 करोड़ तक जो कॉस्ट थी वो पूरा सब प्रकार का काम पूरा करके हम 7,000 करोड़ के अंदर करेंगे और कम से कम 5,000 करोड़ की बचत हमने इस काम में की है। मुझे ये भी खुशी है कि केवल एक टनल नहीं है, एक लाइफलाइन है और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का, न्यू इंडिया का जो सोच है उसको प्रूवन करने का सौभाग्य इसमें मिला है और टेक्नोलॉजी की एक्सीलेंस भी इसमें इसका जीवंत उदाहरण है। मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि ये टनल बनाने के लिए विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, उन राज्य सरकार, उसके पहले हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी और इन सब से अनेक अड़चने जब आई तो इनके नेतृत्व में राज्य सरकार का सहयोग हमको मिला, यहाँ के जनता का सहयोग मिला। मेधा इंजीनियरिंग के जो एमडी है कृष्णा रेड्डी जी, हरपाल सिंह जी और उनके जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है, इन सब ने रात दिन यहाँ बहुत मेहनत की और इन्होंने जो मेहनत की इसका नतीजा है कि आज हम सफलता की कगार पर खड़े हैं। मुझे और इस विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो लेबर्स है, जो हमारे इसके कंसल्टेंट है, यहाँ रात दिन इस प्रतिकूल परिस्थिति में काम करने वाले हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे अधिकारी गण हैं और विशेष रूप से NHIDCL के एमडी कृष्ण कुमार जी हैं और उनके नेतृत्व में हमारे NHIDCL की भी टीम ने जो काम किया है वो सब अभिनंदन के लिए पात्र है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कुछ लद्दाख लेह के प्रोजेक्ट है। कारगिल से लेह लद्दाख के बीच ये जो 18,000 करोड़ की हम टनल के काम कराए जा रहे हैं, उसमें से जो 15 से पारिस पास्कियू तक 2 लेन मार्ग 426 करोड़ का 55% पूरा हुआ है। जो द्रास खरगू कारगिल के लिए बाईपास भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ कारगिल जास्कर पदम तक 2 लेन पेव शोल्डर 3100 करोड़, ये 230 किलोमीटर, ये भी 85% पूरा हुआ है। जुलाई 2027 में पूरा होगा। इस 2200 किलोमीटर में 62 ब्रिज बनाए गए हैं। 6 किलोमीटर का डीपीआर जो है वो भी अभी बन रहा है, जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में करोड़ों रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 8वीं किश्त के रूप में महिलाओं के खाते में 207 करोड़ 75 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। वहीं प्रदेश के 35 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन के लिए 1,151 करोड़ 51 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा ओबीसी और डीएनटी वर्ग के 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 23 करोड़ 15 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। आज आप लोगों को यहां पर इसलिए आमंत्रित किया गया है क्योंकि हमने पिछले दिनों
कुछ बातें आपसे कही थी। अभी जब मैंने पिछले दिनों अधिकारियों को सरपंच पंचायत दिवस के अवसर पर सम्मेलन बुलाने के लिए कहा, जो मिडिल ईस्ट की समस्या थी, उस दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश के लोगों को आह्वान किया था कि हमें खर्चों को कम करना चाहिए। खर्चों को कम करेंगे तो हम इस समस्या से भी बाहर निकलेंगे, यह आह्वान किया था। साथियों, हम सब जानते हैं कोरोना काल का जब कालखंड था, उस समय में स्थिति बड़ी भयानक थी और यह समस्या वैश्विक थी, कोई ये भारत की समस्या नहीं थी, क्योंकि ना हमारे पास वैक्सीन थी, ना कोई दवाई थी जिससे इसका इलाज हो सके। लोगों में एक बड़ा भय का वातावरण था, परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भारत के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथियों सहयोग था। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस वैश्विक बीमारी से भारत को बाहर निकालने का काम सुरक्षित तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है कि आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, उसके तहत भी हमने 8वीं किस्त आज जारी की है, जिसके माध्यम से आज महिलाओं के खाते में 207 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि आज पहुंचाने का काम ये हमने किया है। साथियों, मैं आप लोगों से एक और आग्रह करना चाहूंगा कि हमने, चाहे हमारे बुजुर्गों की ये सामाजिक पेंशन की बात है, उसको भी लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 35,76,775 हमारे बुजुर्ग जो चाहे दिव्यांग पेंशन है, चाहे कोई कोरोना डिजीज कोई पेंशन है, या बुजुर्गों की साथियों वृद्धावस्था की पेंशन है या विडो पेंशन है, ऐसी सब पेंशनों को मिला करके आज 1,151 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि आज उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। और साथियों, आज ही हमने ओबीसी और डीएनटी वर्गों के 25,729 विद्यार्थियों को 23 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि उन तक पहुंचाने का काम ये भी हमने किया है। साथियों, हमने दयालु योजना के तहत अगर किसी परिवार के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूट जाता है तो सरकार उसका सहयोग करती है। हमने दयालु योजना के तहत आज 4,538 परिवारों को 169 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आज ये भी जारी की है। और इसीलिए हमने आज ग्राम पंचायतों के विकास के लिए, साथियों विकास कार्यों के लिए 1,056 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि अभी आप लोगों के खाते में हमने डालने का काम किया है। साथियों, इसी के साथ ही हमने 17 जिलों में जो 179 गांव हैं उनकी फिरनियों और उनके ऊपर एलईडी स्ट्रीट लाइटों का भी आज उद्घाटन किया है, जिसके ऊपर 23 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत साथियों आई है। और इन्हें मिलाकर के 835 गांव में ये स्ट्रीट लाइट साथियों लग चुकी है। इसके अलावा हमारे आज 17 जिलों में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी 350 अटल लाइब्रेरी का उसका भी लोकार्पण किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बदला है, प्रदेश बदला है, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। साथियों, उनको हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, ये याद रखिए कि सरकारें योजनाएं बना सकती हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सरकारें योजनाएं बना सकती हैं, बजट दे सकती हैं, नीतियां बना सकती हैं, लेकिन इतिहास तब बनता है जब जनता स्वयं संकल्प लेती है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम